हेलो स्टूडेंट्स, मैं गोपाल पांडे, द ब्रेव कैरियर इंस्टीट्यूट आरा। आप तमाम इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट्स का अपने चैनल पर वेलकम करता हूं। यह हमारा छठा वीडियो है। अभी तक मैंने 5 वीडियो बनाया है टोटल, और इसमें मैंने पूरा 11th सेक्शन कवर किया है। 11th का जो पोर्शन अभी हमारे लिए ज़रूरी था उसको मैंने पढ़ाया है आपको। आज से हमारा 12th का मेन पोर्शन शुरू हो रहा है। तो जो बच्चे अभी तक नहीं पढ़ पाए हैं वे पीछे का रिवीजन कीजिए, और यहाँ से आप लोग एक अच्छे से रिवीजन करके और सब्जेक्ट पे पूरा ध्यान दीजिए। तो चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं 12th का मेन चैप्टर। यहाँ पे हमारा टॉपिक का नाम है, जो टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं वो है वेपर प्रेशर। तो सबसे पहले वेपर प्रेशर जानने के पहले हम लोग एक और सिंपल सा टॉपिक जो कि आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो वो देखते हैं, और उसका नाम है इवापोरेशन। इवापोरेशन, जरा एक बात समझिएगा आप लोग कि एक ओपन कंटेनर लेते हैं और एक क्लोज कंटेनर लेते हैं। एक ओपन कंटेनर ले लेंगे, अगर उसमें हम लोग पानी छोड़ देंगे तो वो पानी कुछ देर के बाद उसमें से वेपर बन करके निकलने लगेगा। कुछ देर के बाद हम देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे तो उसका वेट कम हो जाएगा। लेकिन अगर क्लोज कंटेनर में वही पानी हम छोड़ते हैं तो उसमें से वेट आप ज़िंदगी भर छोड़ दीजिए, उसका वेट में कोई लॉस नहीं होगा। तो बाबू ध्यान दीजिए आप लोग, इवापोरेशन से आप क्या समझ रहे हैं। तो मैं इवापोरेशन समझा रहा हूँ आप लोगों को। एक ओपन कंटेनर में अगर आपने छोड़ा पानी तो वो धीरे धीरे करके अपना वेट लॉस करेगा। तो आखिर मन में ये सवाल आएगा कि ये गया कहाँ। तो वो जो है वो एटमॉस्फेयर में चला गया। और क्यों चला गया? क्योंकि वो सरफेस एरिया पूरा खाली है। तो ये ध्यान देना है। तो जैसे कि मैं पिक्चर बना करके आपको दिखा रहा हूँ। मान लीजिए कि ये ओपन कंटेनर है और इस कंटेनर में मैंने लिक्विड भरा हुआ है। ये कंटेनर चूंकि ओपन है तो इस कंटेनर से लिक्विड जो है वो वेपर बन के और कहाँ जा रहा है, तो एटमॉस्फेयर में जा रहा है। तो उसको कोई रोकने वाला नहीं है। तो आप देखेंगे कि धीरे धीरे लिक्विड के सारे मॉलिक्यूल्स जो हैं वो बाहर निकल रहे हैं। इसी घटना को हम इवेपोरेशन कहते हैं। तो अगर आप बात करें तो देखिए, बीच में भी मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के, और ऊपर में भी टॉप सरफेस पे भी वाटर के मॉलिक्यूल हैं। तो एक बात समझ में आ रहा है कि क्या टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल ऊपर गए हैं या फिर अंदर वाले मॉलिक्यूल्स गए हैं। तो अंदर के मॉलिक्यूल्स को हम लोग बल्क मॉलिक्यूल्स कहेंगे। क्या कहेंगे बताइए बताइए? तो इसको बोलेंगे बल्क मॉलिक्यूल्स। तो आप देख रहे हो बाबू कि बल्क मॉलिक्यूल्स जो है इसमें चारों तरफ से नेट फोर्स लग रहा है, और ये मॉलिक्यूल जो है वो कहीं भी नहीं जा पा रहा है। अच्छा, एक बात और है, जो टॉप सरफेस पे मॉलिक्यूल गया है तो उस मॉलिक्यूल की खासियत क्या है, इनसे अलग क्यों है? बल्क में तो बहुत सारे वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं। तो इसकी खासियत ये है कि इसकी काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, और यही वजह है कि ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ते हुए ये टॉप सरफेस पे चला गया है, और इसकी एस्केपिंग टेंडेंसी काफ़ी ज़्यादा हो गई है। तो आप देख सकते हो कि ये जो टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल है धीरे धीरे अपने सरफेस को छोड़ेगा, और छोड़ने का वजह क्या है? तो इसका काइनेटिक एनर्जी का ज़्यादा होना। तो ये काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से इधर का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तोड़ते हुए टॉप सरफेस पे चला आया है, और अब ये टॉप सरफेस छोड़ करके और एटमॉस्फेयर में मिलने वाला है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि इनकी काइनेटिक एनर्जी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो एक और बात कर लेते हैं। तो आप लोग को स्टेट्स ऑफ मैटर पता होगा, कितने स्टेट होते हैं मैटर के? तो तीन स्टेट्स होते हैं। एक सॉलिड होता है, एक लिक्विड होता है, और एक गैस होता है। तो सॉलिड्स में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, लिक्विड्स में कंपैरेटिवली कम होता है, और गैसेस में तो बहुत ही कम होता है। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ है थोड़ा बहुत, लेकिन ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ये तोड़ करके और ऊपर की तरफ चले जा रहे हैं। और जब ये ऊपर वाले मॉलिक्यूल्स ऊपर की तरफ बाहर निकल जाएंगे, एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, तो फिर बल्क से कोई मॉलिक्यूल उठ करके और टॉप सरफेस पे आएंगे, और ये फेनोमेना लगातार होते रहेगा। और जो ये हमारा ओपन कंटेनर है, ये ओपन कंटेनर धीरे धीरे कम होते जाएगा, इसमें वाटर की मात्रा अमाउंट कम होते जाएगी, और एक ऐसा समय आएगा जब पूरा का पूरा लिक्विड भी सारा का सारा वेपराइज हो जाएगा। तो इसी घटना को हम लोग बाबू इवापोरेशन कहते हैं। तो हम लोग इसका डेफिनेशन लिख सकते हैं, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ
conversion of liquid molecules, spontaneous conversion of liquid molecules into vapor is called evaporation. नोट कीजिए। तो देखो, स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड मॉलिक्यूल्स इनटू वेपर इज कॉल्ड इवापोरेशन। अपने आप कन्वर्जन, ये मत समझिएगा कि हम लोग करा रहे हैं, ये बाबू अपने आप होना चाहिए। अगर आप लिक्विड को छोड़ेंगे तो वो अपने आप कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन ये बात जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग कि सारा का सारा वाटर मॉलिक्यूल एक ही बार में इवापोरेट नहीं होगा। केवल टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल जो होगा वही केवल इवापोरेट हो सकता है। तो ओनली लिखते हैं इसको, ओनली दोज पार्टिकल्स टेक्स पार्टिसिपेट इन इवापोरेशन, टेक्स पार्टिसिपेट इन इवापोरेशन which are present at the top surface, which are present at the top surface of container। तो ये ध्यान रखिएगा। अब देखिए इवापोरेशन को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट कर सकते हैं। तो फैक्टर्स अफेक्टिंग इवापोरेशन, कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो इफेक्ट कर सकते हैं इसको। तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है टेम्परेचर। सभी लोग को पता है कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। सीधा सा बात है यार, जैसे तुम हीट दोगे तो ये जितना मॉलिक्यूल निकल रहा है उससे ज़्यादा तेज़ी से निकलने लगेगा, क्योंकि जैसे तुम टेम्परेचर दोगे इसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी, क्योंकि मॉलिक्यूल्स में खलबली मच जाएगा। अगर इसको ज़्यादा टेम्परेचर मिला तो क्या होगा बताओ, तो इन मॉलिक्यूल्स में खलबली मच जाएगी, इनकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी और टॉप सरफेस पे जाने का टेंडेंसी ज़्यादा हो जाएगा। तो ये टॉप सरफेस पे जाएंगे और फिर वहाँ से बाहर निकल जाएंगे। तो हम बोल सकते हैं कि रेट ऑफ इवापोरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। कैसे क्लियर हुआ ना। अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो क्या होगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे मॉलिक्यूल्स की एनर्जी बढ़ जाएगी, उनमें कोलिजन्स बढ़ जाएगा और कोलिजन बढ़ने की वजह से वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ेंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन को तोड़ करके और ऊपर सरफेस पे चले जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे टेम्परेचर आप बढ़ाएंगे वैसे वैसे रेट ऑफ इवेपोरेशन बढ़ेगा। दूसरा, नेचर ऑफ लिक्विड। नेचर ऑफ लिक्विड पे भी डिपेंड करेगा, लिक्विड किस नेचर का है। जैसे पानी ले लिया, रसना ले लिया, शहद ले लिया, तो पानी बताओ, पानी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़ा कम होगा रिलेटिवली टू ये रसना और शहद। रसना में क्या हुआ है कि वो सॉलिड भी मिला देते हैं और पानी भी मिला देते हैं, तो रसना पाउडर और पानी मिल करके वो बनता है। तो जो भी ब्लैंक स्पेस था, खाली स्पेस था उसमें, वो सारा का सारा किसने भर लिया, तो रसना ने भर लिया। तो पानी में अब वो जगह नहीं रहा, मतलब पहले से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो चुका है, तो तोड़ना रिलेटिवली मुश्किल है। अगर आप शहद की बात करोगे तो शहद ज़्यादा विस्कस होता है, इसका मतलब उसके मॉलिक्यूल्स काफ़ी ज़्यादा पास होते हैं, तो उनके फोर्स को भी तोड़ना काफ़ी मुश्किल होता है। तो आप बोल सकते हो कि लिक्विड पे भी डिपेंड करता है, नेचर ऑफ लिक्विड पे भी। तो बोलेंगे रेट ऑफ इवेपोरेशन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स। अगर कंस्टिट्यूएंट मॉलिक्यूल्स को देखोगे तो उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है अगर ज़्यादा है तो इवेपोरेशन का रेट कम होगा, और अगर उनके बीच में फोर्स कम है तो वो रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा होगा। इस तरीके से एक और चीज़ देख सकते हो आप लोग, सरफेस एरिया। तो जब सरफेस एरिया की बात करोगे तो बताओ, अब छोटे से एक एरिया से आपको इवेपोरेशन कराना है और एक बड़े एरिया पे कराना है, एक उससे भी बड़े एरिया पे कराना है,
तो आपका सरफेस एरिया जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे वैसे रेट ऑफ इवापोरेशन बढ़ेगा। तो ये भी बाबू ध्यान दोगे, ये तो नॉर्मल सी बात है। तो बोलेंगे कि रेट ऑफ इवापोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया। और चौथा है जो सबसे इंपॉर्टेंट है और बिल्कुल अलग है, ये बहुत कम जगह मिलेगा, मूवमेंट ऑफ ड्राई एयर। मूवमेंट ऑफ ड्राई एयर ओवर द लिक्विड सरफेस। देखो जी, लिक्विड सरफेस के ऊपर हम लोग ड्राई एयर चला रहे हैं, तो अगर हम लोग ड्राई एयर चलाएंगे तो ड्राई एयर का टेंडेंसी क्या होता है, तो आप लोग ने नोट करके लिख लो कि ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर। ड्राई एयर की टेंडेंसी क्या होती है, लिख भी देता हूं मैं। ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर, टू ऑब्जॉर्ब मॉइस्चर। ये मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लेता है। अब बताओ, अगर मॉइस्चर को ऑब्जर्व कर लिया तो फिर क्या होगा, अगर आप मॉइस्चर को ऑब्जर्व करते जा रहे हो तो फिर ये ड्राई एयर उसको अपने आप में सैचुरेट कर लेता है। तो ड्राई एयर हैज टेंडेंसी टू ऑब्जर्व मॉइस्चर एंड बिकम्स सैचुरेटेड विथ इट, सैचुरेटेड विथ इट। अब बताओ, अब जितना वो मॉइस्चर को ऑब्जर्व करेगा सबको अपने साथ वो ऑब्जर्व ये कर लेगा, अपने साथ सैचुरेट कर लेगा। तो जितना मॉइस्चर वो खींच रहा है उतना अपने साथ वो उसको सैचुरेट करते जा रहा है। तो मॉइस्चर को आने के लिए क्या आना होगा, तो वाटर वेपर को आना होगा। वाटर वेपर को ही मॉइस्चर बोलते हैं। अब बताओ, वाटर वेपर अगर आ रहा है इसका मतलब कहाँ से आ रहा है, तो लिक्विड के टॉप सरफेस से आ रहा है। इसका मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन इसने क्या कर दिया, तो बढ़ा दिया विथ इट। सो रेट ऑफ इवेपोरेशन increases। ठीक है, तो नोट कीजिए इसको। चलिए, तो अगर ओपन कंटेनर की जगह हम लोग क्लोज कंटेनर ले लें, अब हम लोग आते हैं वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट पे। ध्यान से समझेंगे आप लोग। अगर आप लोग ओपन कंटेनर की जगह क्लोज कंटेनर ले लिया तो फिर भी बात तो वही है, अभी भी इसमें जगह खाली होना चाहिए। ध्यान रखिएगा इस बात को। मान लीजिए लिक्विड जो हमने लिया है, इस लिक्विड का नाम ए है। ए लिक्विड का नाम रख दिया हमने, मान लो। तो इसका वेपर तो बनेगा, तो तय बात है कि टॉप सरफेस का मॉलिक्यूल जो है उसका काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होता है, और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने की वजह से उसका एस्केपिंग टेंडेंसी ज़्यादा हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपना सरफेस छोड़ना चाहता है। और सरफेस छोड़ करके कहाँ जाएगा बताओ, तो जो वैकेंट स्पेस दिखेगा उसको वहीं जाएगा। तो अगर बॉटल में थोड़ा सा भी जगह खाली है, एक बात तो मैंने बताया साफ साफ कि उसका वेट कभी ज़िंदगी में लॉस नहीं करेगा। एक बॉटल में थोड़ा सा भी जगह खाली है तो आप उस बॉटल को अपने ज़िंदगी में जितना दिन चेक करना चाहते हो कर लो, उसको एज इट इज छोड़ दो, तो जितना पानी उसमें भरा हुआ है उतना ही पानी रहेगा, उसमें थोड़ा सा भी चेंज नहीं होगा। तो अब बोलोगे कि सर क्या यहाँ पे इवेपोरेशन नहीं होगा क्या, तो बिल्कुल इवेपोरेशन तो होगा यहाँ पे, क्योंकि टॉप सरफेस के मॉलिक्यूल की टेंडेंसी कभी कम नहीं होगी। तो वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप इवेपोरेट हो जाएंगे और वो बाहर निकलेंगे। बल्क के मॉलिक्यूल अभी भी जहाँ है वहीं रहेंगे, इनको कोई मतलब नहीं है। लेकिन जैसे ही ऊपर वाले मॉलिक्यूल निकल जाएंगे, इवेपोरेट हो जाएंगे, तो नीचे वाले भी धीरे धीरे ऊपर जाएंगे और फिर वहाँ से वो भी इवेपोरेट होंगे। लेकिन अब बात यह है कि पिछले वाले में एटमॉस्फेयर में मिल जाते थे, अब यहाँ कहाँ मिलने जाएंगे। तो जैसे यहाँ से इवेपोरेट हुए वो इस दीवार से टकराएंगे। इस दीवार से टकराने के बाद वो क्या करेंगे, अब इन पे एक प्रेशर क्रिएट होगा, प्रेशर एग्जर्ट होगा। तो जैसे ही आप वेपर पे प्रेशर लगाएंगे ना, तो वो अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा, स्टार्ट हो जाएगा। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे आप मान लो चाय पी रहे हो, चाय पीने के पहले मान लो आपने किसी बर्तन से ढक दिया, तो उसके ऊपर वाटर वेपर ड्रॉपलेट्स लग जाती हैं। आप उंगली से जैसे दबाते हो वो पानी बनकर गिर जाता है। तो ये सबसे बेस्ट एग्जाम्पल है कि आप वाटर वेपर को कैसे कंडेंस कर सकते हो।
जैसे आपको बोला जाए कि आप गैस को कैसे लिक्विड में कन्वर्ट करेंगे, तो गैसेस कंडेंस्ड ऑन गैसेस लिक्विफाई ऑन कंडेंसेशन। तो कंडेंसेशन के लिए आप प्रेशर लगा देते हैं बाबू। आपने उंगली से टच किया मतलब आपने प्रेशर लगाया, प्रेशर लगाते ही वो किस में चेंज हो गया, वो लिक्विड में चेंज हो गया। तो ये ध्यान रखना। तो इससे टकराने के बाद ये जो है ना वो फिर से वापस लिक्विड बन के गिरेगा। तो जब ये कहानी शुरू हुआ t बराबर 0 पे, तो ये इस समय केवल लिक्विड था, लेकिन जैसे ही टाइम बीतता गया, टी टाइम हो गया, जब समय बीत गया कुछ देर, तो लिक्विड प्लस वेपर दोनों चीज़ें आ गई, लिक्विड प्लस वेपर दोनों आ गया। शुरू में रेट किसका ज़्यादा था, रेट ऑफ इवेपोरेशन ज़्यादा था, क्योंकि ये सारे के सारे लिक्विड वेपर में चेंज हो रहे थे। लेकिन फिर क्या हुआ कि ये वेपर भी अब लिक्विड में कंडेंस होना शुरू कर दिए। इसको अगर ग्राफ से आप देखोगे तो ग्राफ भी कुछ इस तरह का हो जाता है। रेट और टाइम का देख लो, यहाँ पे ग्राफ में ले रहा हूँ, तो यहाँ से कुछ इस तरह का ग्राफ हो जाता है। तो देख सकते हो इवापोरेशन का रेट ये शुरुआत किया 0 से लेकर के बढ़ना शुरू किया, बढ़ते 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 बढ़ते, और यहाँ पे एक ऐसा समय आएगा जब इस पॉइंट पे रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन दोनों चीज़ें सेम हो जाएंगी। तो शुरू में बिल्कुल भी यहाँ पे क्या था, केवल इवापोरेशन हो रहा था। इवापोरेशन का रेट धीरे धीरे बढ़ता चला गया, बढ़ता चला गया, और जब बहुत सारे वेपर के मॉलिक्यूल इधर बढ़ गए तो अब कंडेंसेशन स्टार्ट हो गया, क्योंकि आपस में भी कोलिजन होगा और दीवार से भी कोलिजन होगा। तो उसकी वजह से प्रेशर एग्जर्ट होगा, और प्रेशर की वजह से वो जो वेपर है वो लिक्विफाई कर जाएगा। अब वो लिक्विफाई करने के बाद नीचे गिरना शुरू होगा और कंडेंसेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो शुरू में रेट इवापोरेशन का ज़्यादा होगा और कंडेंसेशन का कम होगा, लेकिन धीरे धीरे इवापोरेशन का रेट घटते जाएगा और कंडेंसेशन का रेट बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का रेट सेम हो जाएगा, और उस टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि एट इक्विलिब्रियम टाइम रेट ऑफ इवापोरेशन बराबर रेट ऑफ कंडेंसेशन। आर से हम लोग डिनोट कर रहे हैं रेट ऑफ इवापोरेशन, और आरसी से हम लोग डिनोट कर रहे हैं रेट ऑफ कंडेंसेशन। तो जिस समय ये दोनों का रेट बराबर होगा उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं। और इक्विलिब्रियम टाइम बाबू स्टैटिक और डायनामिक दो तरह का इक्विलिब्रियम होता है, याद रखना। स्टैटिक इक्विलिब्रियम, जैसे आप खड़े हो तो आपका नेट फोर्स आप पे क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। आप जमीन पे फोर्स लगा रहे हो, वो आप पे फोर्स लगा रहा है। तो स्टैटिक इक्विलिब्रियम का मतलब नेट फोर्स 0। लेकिन डायनामिक इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि एक चीज़ दूसरे में कन्वर्ट होता है, दूसरा एक पहले में कन्वर्ट होता है। तो ये रेगुलर चेंज होते रहता है, इंटरचेंज होते रहता है। कभी इसका नंबर ज़्यादा होगा, कभी इसका नंबर ज़्यादा होगा, लेकिन फाइनली दोनों का सेम नंबर होगा। मतलब जिस समय दोनों का रेट सेम हो जाए उसको डायनामिक इक्विलिब्रियम कह रहे हैं। और डायनामिक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये स्टैटिक नहीं है, ये रुक नहीं रहा है। कभी वेपर ज़्यादा बन रहा है, कभी लिक्विड ज़्यादा बन रहा है, और जिस टाइम पे दोनों का मतलब ये रेट सेम हो जा रहा है इवेपोरेशन और कंडेंसेशन का, उस टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम बोल रहे हैं। और इक्विलिब्रियम टाइम पे जो भी प्रेशर ये वेपर एग्जर्ट करेगा उसी प्रेशर को हम लोग वेपर प्रेशर कहते हैं। उसी प्रेशर को क्या कहते हैं, वेपर प्रेशर कहते हैं। तो फिर से मैं बोल रहा हूँ कि शुरू में लिक्विड है, लिक्विड किस में बदलेगा, वेपर में बदलेगा। शुरू में इवेपोरेशन होगा, बाद में क्या होगा, कंडेंसेशन होगा। शुरू में इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा, कंडेंसेशन का रेट कम होगा। फिर धीरे धीरे इवेपोरेशन का रेट घटते जाएगा, कंडेंसेशन का रेट बढ़ते जाएगा। एक ऐसा समय आएगा जब दोनों का रेट आपस में सेम हो जाएगा, और जिस टाइम पे ये रेट सेम होगा उस टाइम को हम इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। और उस समय में इस वेपर के द्वारा इस लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो लिखता हूं मैं, ध्यान दीजिएगा। द प्रेशर एग्जर्टेड बाई वाटर वेपर, the pressure exerted by water vapor on the surface of liquid, when both are present at equilibrium
equilibrium, then this pressure is called vapor pressure. Pressure is called vapor pressure. और इसको हम लोग अगर चाहें तो ये दिखा सकते हैं इक्वेशन के रूप में, H2O लिक्विड से H2O वेपर बन रहा है। अब देखो जी, ये लिक्विड से ये गैस बन रहा है। आप लोगों को पता है कि ये इक्विलिब्रियम का साइन है, और इक्विलिब्रियम के कंडीशन पे हम कभी भी लिक्विड को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन में नहीं दिखाते हैं। जो बच्चे 11th थोड़ा कम पढ़े हैं वो जान लीजिए कि जब भी इस तरह का रिएक्शन आपको दिखाया जाए तो इसके लिए एक एक्सप्रेशन दिखाया जाता है और उसके लिए कांस्टेंट लिया जाता है, जिसको हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं, और उसको हम लोग केपी या केसी से डिनोट करते हैं। अब चूंकि बात यहाँ प्रेशर से हो रही है तो इसीलिए हम केपी की बात करेंगे। तो याद रखना कि प्रेशर जो है वो सिर्फ गैसेस का होता है, वो कभी भी लिक्विड का प्रेशर नहीं होता है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं PH2O गैस। और आप लोग को पता है बाबू कि H2O गैस का जो प्रेशर है लिक्विड के सरफेस पे, इसी प्रेशर को तो हम वेपर प्रेशर बोल रहे हैं। अब ऐसा क्यों बोल रहे हैं सर? तो केपी आया है। केपी क्या है? इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। ये कब आता है? तो जब रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे हो। इक्विलिब्रियम पे कब होता है? जब दोनों का रेट आपस में क्या हो जाए? सेम हो जाए। मतलब रेट ऑफ इवेपोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन जिस टाइम पे सेम हो जाता है उस टाइम को इक्विलिब्रियम टाइम बोलते हैं, और उस टाइम पे वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पे लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। एकदम दिमाग में छाप लो, बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। और देखो जी, इसको हम लोग पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी तो कह सकते हैं। पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर वेपर भी तो बोल सकते हैं। यानी अब एक बात समझ लो आप लोग, आपको पता है कि पी ये कांस्टेंट है, और ये कांस्टेंट सिर्फ टेम्परेचर से बदलता है। तो वैल्यू ऑफ केपी कैन ओनली चेंज्ड बाय चेंजिंग इन टेम्परेचर। जब तक आप टेम्परेचर नहीं बदलेंगे तब तक केपी की वैल्यू में कोई चेंज नहीं आएगी। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि ये मैक्सिमम वैल्यू है। यानी हम लोग लिख सकते हैं इन टेम्परेचर, और ये कभी चेंज नहीं होता है, केपी कभी चेंज नहीं हो सकता एक फिक्स टेम्परेचर में। तो एट फिक्स्ड टेम्परेचर वेपर प्रेशर इज द maximum value of पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है वो मैक्सिमम हो सकता है वेपर प्रेशर, क्योंकि जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया तो ये कभी अपने आप को डिस्टर्ब नहीं करेगा। अगर आप प्रेशर बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम प्रेशर घटा देगा। ली चैटलियर प्रिंसिपल। अगर आप प्रेशर डिक्रीज करने की कोशिश करेंगे तो सिस्टम प्रेशर बढ़ा देगा, मतलब आपको केपी पे ला के रोक देगा। इसका मतलब साफ साफ ये हुआ कि कभी भी वेपर प्रेशर से ज़्यादा प्रेशर का वैल्यू हो ही नहीं सकता है। एकदम दिमाग में सेटअप कर लो बाबू। इट इज़ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। किसी भी गैस का प्रेशर वेपर प्रेशर से ज़्यादा कभी नहीं हो सकता है। लेकिन बस एक बात दिमाग में रखना कि वेपर प्रेशर केवल सॉलिड लिक्विड के लिए होता है, और गैसेस के लिए केवल हम लोग पार्शियल प्रेशर लेते हैं। तो इसको भी मैं लिख दे रहा हूं, वेपर प्रेशर इज यूज्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड। वेपर प्रेशर इज यूज्ड फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, बट फॉर गैसेस पार्शियल प्रेशर इज यूज्ड। तो इसको नोट कीजिए, और जो भी डाउट लगता है वो आप पूछ सकते हो। आप कमेंट सेक्शन में कमेंट भी कर सकते हो, या मेरे व्हाट्सअप नंबर पे कॉल करके आप पूछ सकते हो। डाउट भी भेज सकते हो व्हाट्सअप पे। और बाबू ध्यान से पढ़िए आप लोग, पढ़ाई काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आज से 12th महीने स्टार्ट हो गया है, तो आप लोग को ये लेक्चर अच्छे से देखना होगा, और इसके बाद जो भी लेक्चर्स आएंगे ना उसको आप सीरियसली देखेंगे। आगे मैं ऑर्गेनिक का भी वीडियो बनाऊंगा। ये चैप्टर जैसे ही कंप्लीट करता हूँ
ऑर्गेनिक का भी वीडियो आपके सामने आएगा। ठीक है, नोट कीजिए। तो देखो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके सामने बोर्ड पर लिखा हुआ है, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स अबाउट वेपर प्रेशर। इसमें बहुत सारी बातें मैं ऐसे बताऊंगा जो आपको शायद कहीं ना मिले। बहुत सारा वीडियो आप देखेंगे, बहुत सारी बातें इसमें अनजान आपको मिलेगी। तो एक एक बात काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान से देखेंगे और ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो मैं एक एक करके सारा पॉइंट्स बताता हूँ आपको। सबसे पहला पॉइंट, वेपर प्रेशर इन केस ऑफ वाटर इज कॉल्ड एक्वस टेंशन। एकदम ध्यान से याद रखोगे, एक नंबर के लिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि अगर वाटर के केस में वेपर प्रेशर को हम कहते हैं, अगर वाटर ले लिया जाए सॉल्वेंट के रूप में, तो वेपर प्रेशर को हम एक्वस टेंशन भी बोल सकते हैं। तो वेपर प्रेशर का दूसरा नाम क्या बोलो? एक्वस टेंशन। किसके केस में है बताओ? तो ये है तुम्हारा वाटर के केस में। अच्छा, एक बात और ध्यान रखना कि अगर मान लो कि हमने किसी कंटेनर में, क्लोज कंटेनर में लिक्विड लिया, पानी लिया मान लो, और वो 10 सेकंड के बाद इक्विलिब्रियम अचीव कर रहा है, मतलब 10 सेकंड के बाद रेट ऑफ इवापोरेशन और रेट ऑफ कंडेंसेशन इक्वल होगा, और उस टाइम वाटर वेपर जो उस लिक्विड पे प्रेशर लगाएगा उसको वेपर प्रेशर बोलेंगे। तो एक बात मन में उठ सकता है कि सर तो 0 से 10 के बीच में हम क्या बोले उसको? ठीक है, 10 सेकंड पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा, 10 सेकंड पे जो प्रेशर लगेगा उसको हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। लेकिन उसके पहले क्या बोले? तो उसके पहले हम लोग उसको, या उसके बाद भी हम लोग उसको पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, क्योंकि गैस के लिए जो प्रेशर अप्लाई किया जाता है वो पार्शियल प्रेशर होता है। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग कि 10 सेकंड जिस टाइम पे इक्विलिब्रियम अचीव होगा उसको हम लोग वेपर प्रेशर बोलेंगे, और उसके आगे या उसके पीछे उसको हम लोग पार्शियल प्रेशर बोलेंगे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर बिफोर इक्विलिब्रियम टाइम इज कॉल्ड पार्शियल प्रेशर, व्हाइल एट इक्विलिब्रियम टाइम इट इज कॉल्ड वेपर प्रेशर। इक्विलिब्रियम टाइम पे वेपर प्रेशर, इक्विलिब्रियम के पहले पार्शियल प्रेशर, उसके बाद भी पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो ध्यान से समझिए बात को। तो चलो, दो बातें आप लोगों को समझ में आ गई। वाटर के केस में वेपर प्रेशर को एक्वस टेंशन बोलने वाले हैं, और एक बात तय हुआ कि जब इक्विलिब्रियम अचीव हो गया जिस टाइम पे, उस टाइम वेपर प्रेशर बोलेंगे। उसके पहले हम लोग बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, और उसके बाद भी बोलेंगे पार्शियल प्रेशर, क्योंकि ये प्रेशर गैस के द्वारा लगाया गया है, और गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर को ही हम वेपर प्रेशर बोलेंगे। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। गैस के द्वारा लगाए गए प्रेशर को हम पार्शियल प्रेशर बोलेंगे, तो ये बात ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है, वेपर्स को हम लोग आइडियल गैस की तरह ट्रीट करेंगे बाबू। 11th में आप लोग खूब सारा आइडियल गैस का प्रॉपर्टी पढ़े हुए हो, तो ये ध्यान रखना पक्का एकदम कि वेपर्स को हम लोग क्या बोलेंगे? वेपर्स को हम लोग आइडियल गैस बोलेंगे। आइडियल गैस बोलेंगे, आइडियल गैस पॉइंट मास। तो वेपर्स भी तो पॉइंट मास है। वेपर्स को आप देख थोड़ी पाते हो, आपको खाली फील होता है कि लिक्विड वेपराइज हो रहा है, आप उसको देख नहीं पाते हो। तो गैसेस को आप देख नहीं सकते। तो ये तीसरी बात आप लोग दिमाग में रखिएगा। अच्छा देखिए, इसके पहले कुछ देर पहले ही मैंने डिस्कस किया है कि अगर आप देखेंगे तो H2O लिक्विड और H2O गैस इक्विलिब्रियम पे होते हैं, और उस समय में Kp एग्जिस्ट करता है, क्योंकि ये रिएक्शन जो था वो इक्विलिब्रियम में था। कुछ देर पहले आपको मैंने बताया था H2O लिक्विड और H2O गैस, तो ये इक्विलिब्रियम पे है ये दोनों। तो यहाँ पे Kp एग्जिस्ट करता है, और Kp पे लिखते हैं प्रेशर ऑफ H2O गैस। तो प्रेशर ऑफ H2O गैस किसके बराबर होता है? तो Kp के बराबर होता है। तो याद रखना कि Kp के बराबर है PH2O गैस, और PH2O गैस को ही वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये ध्यान रखना होगा। तो वेपर प्रेशर का वैल्यू, यानी आप बोल सकते हो कि Kp के बराबर होता है, और Kp क्या है भाई? कांस्टेंट है। टेम्परेचर बदलिएगा तो Kp बदलेगा, टेम्परेचर नहीं बदलिएगा तो Kp फिक्स रहेगा। इसका मतलब, यह भी कुछ देर पहले ही बताया था कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। अगर आपने वेपर प्रेशर कम करने की कोशिश की तो कुछ वेपर और कंडेंस हो जाएगा। अगर आपने वेपर प्रेशर घटाने की कोशिश की
तो कुछ कंडेंस हो जाएगा। तो सारी बातों को मैंने लिखा हुआ है, आगे देखेंगे। तो वेपर प्रेशर वाटर का केपी के बराबर होता है, इसका वैल्यू फिक्स होता है क्योंकि ये कांस्टेंट है, और इसका वैल्यू केवल चेंज कर सकते हैं टेम्परेचर से। तो ये बात मैंने पहले ही बताया था कि किसी एक टेम्परेचर पे, किसी एक फिक्स टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू होता है। ठीक है, अच्छा देखो नेक्स्ट पॉइंट मैं अभी जस्ट समझा रहा था कुछ देर पहले। तो वेपर प्रेशर पार्शियल प्रेशर का मैक्सिमम वैल्यू है। यदि पार्शियल प्रेशर तुम बढ़ा रहे हो, मतलब सोच रहे हो कि वेपर प्रेशर से ज़्यादा कर दें, तो कुछ वेपर जो होंगे ना वो कंडेंस हो जाएंगे। तुम वेपर प्रेशर बढ़ाने की कोशिश कर रहे हो तो वो वेपर प्रेशर घटा लेगा। कैसे घटाएगा भाई? तो वेपर को लिक्विड में बदल दिया, कंडेंस कर दिया, और वेपर का अमाउंट कम हुआ, तो फिर उसके द्वारा तुम अपना वेपर प्रेशर को वहीं मेंटेन कर लोगे। यानी वेपर प्रेशर बढ़ने नहीं देगा, क्योंकि ली चैटलियर प्रिंसिपल बोलता है कि इक्विलिब्रियम कंडीशन को कभी भी हम चेंज नहीं कर सकते हैं। अगर हम बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो वो घटाएगा, और हम घटाने की कोशिश करेंगे तो वो बढ़ाएगा। तो यदि पार्शियल प्रेशर डिक्रीज करता है तो कुछ लिक्विड को वेपराइज करा देंगे ताकि वेपर प्रेशर अपना वैल्यू रिगेन कर लेगा। यह हम करते नहीं है, ये अपने आप हो जाता है। ये ऑटोमेटिक फेनोमेना है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं होता है। कभी भी वेपर प्रेशर को हम चेंज नहीं कर सकते। उसको अमाउंट से मतलब नहीं है, उसको साइज से मतलब नहीं है, उसको शेप से मतलब नहीं है। एक बार जो वेपर प्रेशर आ गया तो आ गया, वो फिर कोई मतलब नहीं है। आप 10 ग्राम का वेपर प्रेशर चेक करोगे तो उतना ही आएगा, 20 ग्राम का भी उतना ही आएगा। एक बार इक्विलिब्रियम अचीव हो गया तो फिर वो चेंज होने वाला नहीं है। तो वेपर प्रेशर एक फिक्स वैल्यू है, एक कांस्टेंट है, और उसका वैल्यू केपी है, और वो केवल टेम्परेचर से चेंज हो सकता है। तो एक फिक्स टेम्परेचर पे वेपर प्रेशर फिक्स होता है। तो वेपर प्रेशर का कॉन्सेप्ट लिक्विड और गैस जब दोनों रहते हैं तब लगाया जाता है। तो ये तो सिंपल सी बात है कि लिक्विड और वेपर जब दोनों रहेंगे तो ही हम वेपर प्रेशर बोल सकते हैं, क्योंकि वेपर जब तक लिक्विड पे प्रेशर नहीं लगाएगा उसको हम वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। लेकिन अब सवाल ये है कि कब लगाएगा? तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा तो वेपर के द्वारा लिक्विड के सरफेस पर लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाता है। तो दोनों चाहिए, लेकिन दोनों इक्विलिब्रियम कंडीशन पे चाहिए। अभी भी ध्यान देना, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड अभी कुछ देर के बाद मैं पूरा इसको डिस्कस करूंगा पिक्चर बना के, कि प्योर लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है ना वो भी केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। प्योर लिक्विड का वेपर प्रेशर केवल टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, और उसको P0 से डिनोट करते हैं, और उसका वैल्यू क्वेश्चन में दिया रहेगा, ये ध्यान रखिएगा। और वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन अमाउंट ऑफ लिक्विड। लिक्विड के अमाउंट पे डिपेंड नहीं करता। मैंने अभी जस्ट बोला था कि 10 ग्राम का उतना ही होगा, 20 ग्राम का भी उतना ही होगा, 30 ग्राम का भी उतना ही होगा, क्योंकि वेपर प्रेशर का मतलब एक बार वो इक्विलिब्रियम अचीव कर लिया, और इक्विलिब्रियम जब अचीव किया तो उस टाइम में वेपर के द्वारा लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर है। तो इसलिए इसको याद रखना कि लिक्विड के अमाउंट से कोई मतलब नहीं है, वेसल के वॉल्यूम से कोई मतलब नहीं है, कंटेनर के साइज शेप से कोई मतलब नहीं है। वेपर प्रेशर एक कांस्टेंट वैल्यू है और वो कभी चेंज नहीं हो सकता है। ठीक है, अब देखो ना नीचे लिखे भी हैं कि वेपर प्रेशर ऑफ 10 ग्राम लिक्विड इज एक्स, देन वेपर प्रेशर ऑफ 20 ग्राम लिक्विड इज ऑल्सो एक्स। मतलब अमाउंट आप बदलते रहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। सर्कुलर शेप का कंटेनर लिए हो या स्फेरिकल शेप का लिए हो या क्यूबिकल शेप का लिए हो, इनका वेपर प्रेशर हमेशा से फिक्स रहेगा, ये कभी चेंज नहीं करेगा। क्यूबिकल शेप का भी अगर तुमने एक बार वेपर प्रेशर गेन कर लिया तो फिर वो फिक्स रहेगा। उसको तुम अब क्यूबिकल शेप में कराओ या फिर स्फेरिकल शेप में कराओ या स्फेरिकल या स्क्वायर शेप में कराओ, सर्कुलर शेप में कराओ, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो शेप से मतलब नहीं है, साइज से मतलब नहीं है, अमाउंट से मतलब नहीं है। एक बार वेपर प्रेशर आ गया तो वो वेपर प्रेशर आ गया। ठीक है, चलो तो एक लास्ट पॉइंट रह गया है, ध्यान दो कि एक सिंगल ड्रॉप वाटर का भी लेंगे ना तो वो भी इक्विलिब्रियम को अचीव कर सकता है, बट ये ध्यान देना होगा कि उसके दोनों फॉर्म्स प्रेजेंट होने चाहिए। तो ए सिंगल ड्रॉप ऑफ वाटर कैन ऑल्सो अचीव इक्विलिब्रियम एंड कैन ऑल्सो अचीव वेपर प्रेशर। माने एगो ड्रॉप एक बूंद भी पानी है ना तो वो भी इक्विलिब्रियम अचीव करके वेपर प्रेशर ला सकता है।
लेकिन ध्यान रखना कि उसका दूसरा फॉर्म भी वहाँ प्रेजेंट होना जरूरी है। अगर वेपर भी प्रेजेंट रहे, लिक्विड भी प्रेजेंट रहे, अगर दोनों रहेंगे तो फिर इसका मतलब ये है कि वो वेपर प्रेशर ला सकता है और ये इक्विलिब्रियम भी अचीव कर सकता है। वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं? तो सबसे पहला जो फैक्टर है वो है नेचर ऑफ लिक्विड। मान लो जो लिक्विड तुमने लिया है वो लिक्विड वेपराइज ही होना नहीं चाहता है, तो फिर क्या होगा? फिर मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें मैं बता रहा हूँ, तो वेपर प्रेशर नेचर ऑफ लिक्विड में जैसे मान लो कि मैंने यहाँ पे H2O ले लिया, H2O ले लिया और एक मैंने ले लिया इथेनॉल, यहाँ पे मैंने इथेनॉल ले लिया C2H5OH। तो यहाँ पे कई मॉलिक्यूल होंगे ना C2H5OH के, और H2O के भी कई मॉलिक्यूल होंगे। तो अब इसमें पूछा जाएगा किसका वेपर प्रेशर ज़्यादा बनेगा। सबसे पहला बात कि ये तो क्लोज कंटेनर होगा, तो दोनों के वेपर बनेंगे, लेकिन किसका वेपर इजीली बनेगा और किसका वेपर देर से बनेगा? बताओ तुम लोग कैसे पता लगाओगे भाई? तो अभी जस्ट मैंने बताया था कि इवापोरेशन का रेट जो होता है, रेट ऑफ इवापोरेशन, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। इवापोरेशन होने ही नहीं देगा, मतलब वेपर बनने ही नहीं देगा, और जब वेपर नहीं बनेगा तो फिर वेपर प्रेशर कहाँ से लगाएगा? इसका मतलब इंटरैक्शन। तो लिखेंगे यहाँ पे दैट टाइप ऑफ लिक्विड in which interaction is strong, is difficult to break the force of attraction, rather than those liquid which have less force of attraction, तो जिसमें कम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसका वेपर इजीली बनेगा। इसका मतलब इसका वेपर इजीली बनेगा, ठीक है। इथेनॉल कैन फॉर्म वेपर इजीली than water due to strong hydrogen bonding which is present in water, rather than ethanol। तो ये ध्यान रखना बाबू आप लोग, बहुत सिंपल बात है कि अगर किसी में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, इंटरेक्शन ज़्यादा है, तो इसका वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर भी कम होगा। और इसमें वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा क्योंकि इसका वेपर जल्दी बनेगा, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग उसके इतना तगड़ा नहीं है। एक और एग्जांपल लेते हैं, तो इसको पहले नोट करो। अगर मान लो जैसे हमने फिर से एक एग्जांपल लिया, C2H5OH ले लिया, इसको इथेनॉल बोलते हैं। अगर CH2OH और CH2OH ले लिया जाए, इसको हम लोग इथिलीन ग्लाइकॉल बोलते हैं, इथिलीन ग्लाइकॉल। और एक और ले लेते हैं CH2OH, CHOH और CH2OH, इसको ग्लिसरॉल बोलते हैं। तो इसको A बोलो, इसको B बोलो और इसको C बोलो। विच कैन फॉर्म वेपर इजीली, ये क्वेश्चन हो जाए कि तीनों में से कौन जल्दी वेपर बनेगा, बताइए आप लोग। तो आप लोग देख रहे हो
कि इसमें इंटरेक्शन ज़्यादा होगा, इसमें थोड़ा सा कम होगा, क्योंकि इसमें 2 OH है ना, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग साफ साफ दिखना चाहिए आप लोग को। और इसमें सबसे कम वेपर बनेगा, ठीक है। तो इसमें अगर सबसे कम वेपर बनेगा तो इसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, इसमें वेपर बनाने में मुश्किल होगा, बॉन्डिंग थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, और इसमें तो और ज़्यादा बॉन्डिंग है। तो इसलिए आंसर जो होगा, आंसर हो जाएगा A ग्रेटर देन B ग्रेटर देन C। और जरा मैं बॉन्डिंग दिखा भी देता हूँ, देखो CH2OH और CH2O और CH2O और H। अब देखो ना, इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगा। तो एक और अच्छे से दिखा सकते हैं, रिंग बना देंगे हम लोग यहाँ पे। कैसे लिखेंगे, देखो CH2OH, मान लो ऐसा हमने कर लिया, और इसका कर लिया CH2O और H, तो इन दोनों में क्या बन जाएगा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बन जाएगा। तो तुम देख सकते हो कि 1 2 3 4 और ये 5 मेंबर का एक रिंग बन गया। इसी तरीके से एक रिंग यहाँ बन जाएगा, एक रिंग यहाँ बनेगा, तो 2 5 मेंबर का रिंग बन जाएगा। तो देख भी सकते हो, कोई मुश्किल नहीं है, आप लोग खुद से भी बना सकते हो, इतना तो है दिमाग। CH2OH, यहाँ पे CH2O। अब देखो इसमें बना लेंगे हम लोग, इधर H कर दिए, फिर CH2O और इधर H कर लिए। अब इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाए तो तुम देख सकते हो कि 2 5 मेंबर, 1 2 3, थोड़ा सा और इसको नीचे भी कर लो तो और अच्छा लगेगा फिगर। इधर H कर लो तो इधर तुम्हारा हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिखेगा। तो देखो 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग बन गया, फिर इधर भी 1 2 3 4 5 मेंबर का एक रिंग बन गया। तो इंटरेक्शन ज़्यादा है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ज़्यादा है, और हाइड्रोजन बॉन्डिंग एक्सटेंट ज़्यादा होगा तो ये ज़्यादा फोर्स से पकड़ कर रखेगा। इसका मतलब वेपर बनाना मुश्किल हो जाएगा। यानी पहले वाले के केस में वेपर बनाना आसान है और उसका वेपर प्रेशर ज़्यादा होगा, उसका वेपर बनना ज़्यादा आसान है। ये पिक्चर जरूर देख लेंगे आप लोग, H और O के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा और हाइड्रोजन बॉन्डिंग, क्योंकि याद होगा आप लोगों को FON हाइड्रोजन के साथ करता है। बच्चे अगर किसी को स्पीड लग रहा हो तो आप 2 बार जरूर देखिए, 3 बार देखिए, दिक्कत हो रहा फ़ोन करके पूछिए, ठीक है। अब देखिए जी, एक बार और मैं बता रहा हूँ। तो नेचर ऑफ लिक्विड आप कैसे देखोगे, नेचर ऑफ लिक्विड इस तरह से देखा जाएगा कि जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा, वो तो इंटरेक्शन में लगा रहेगा भाई, वो वेपर क्यों बनाएगा, और अगर वो वेपर नहीं फॉर्म करेगा तो वेपर प्रेशर कैसे जल्दी आएगा। तो इसलिए याद रखना कि जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा उसका वेपर कम बनेगा, जिसका इंटरेक्शन कम उसका वेपर ज़्यादा बनेगा, और वो वेपर प्रेशर जल्दी लाएगा। नोट कीजिए, इन तीनों में आप देख सकते हो, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत अच्छा है, इसमें और भी ज़्यादा अच्छा है, इसमें सबसे कम है। तो जिसमें सबसे कम है उसका वेपर ज़्यादा, उसके बाद इसमें थोड़ा ज़्यादा है तो इसमें उससे इससे कम होगा, मतलब सबसे ज़्यादा इसमें वेपर बनेगा, तब इसमें बनेगा, तब इसमें बनेगा। नोट कीजिए। तो देखो वेपर प्रेशर का वेरिएशन हम लोग देख रहे थे। वेपर प्रेशर किस किस चीज़ पे डिपेंड करता है, तो पहला हमने बताया नेचर ऑफ लिक्विड में, तो नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड करता है, ये हमने बता दिया, क्योंकि उसमें बताया कि इंटरेक्शन किसका ज़्यादा है, जिसका इंटरेक्शन ज़्यादा होगा उसका वेपर कम बनेगा। और दूसरा बात मैं बता रहा हूँ टेम्परेचर। आप लोग को ये बात तो समझ में आ रही है यार कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ाते हो तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा, और जैसे जैसे इवापोरेशन का रेट बढ़ेगा तो कंडेंसेशन का भी रेट बढ़ेगा, और फिर दोनों का रेट सेम होगा, और जिस समय सेम होगा तो इक्विलिब्रियम टाइम आएगा, और उस टाइम पे वेपर के द्वारा लिक्विड पे लगाया गया प्रेशर वेपर प्रेशर कहलाएगा। तो सीधा सा बात है कि जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर बनना ज़्यादा होने लगेगा। और ऐसा क्यों होगा, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगा, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन टूटेगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मॉलिक्यूल वेपराइज होंगे, ज़्यादा से ज़्यादा वेपराइज होंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा कंडेंस होंगे, फिर दोनों का रेट सेम होगा, और फिर इससे हमारा वेपर प्रेशर ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा। यानी बोल सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर भी बढ़ेगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? तो इस तरह से 2 बात आपको मैंने बताया कि नेचर ऑफ लिक्विड पे डिपेंड किया और एक आपका डिपेंड किया टेम्परेचर पे।
तो दोनों इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अब है कि वेपर प्रेशर के आधार पर हम लोग सब्सटेंस को कितने तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो वेपर बनेगा कि नहीं बनेगा इसके आधार पे दो तरह के कंपाउंड होते हैं, एक वोलेटाइल सब्सटेंस और एक होता है नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस। तो सब्सटेंस जिसके वेपराइज होने की टेंडेंसी होती है, जिसका वेपर बन सकता है, उसको हम लोग बोलते हैं वोलेटाइल सब्सटेंस। तो सब्सटेंसेस हैविंग डेफिनिट वैल्यू ऑफ वेपर प्रेशर, मतलब कुछ ना कुछ वेपर प्रेशर जरूर होगा, तो वैसे सब्सटेंस को हम वोलेटाइल सब्सटेंस कहते हैं। तो पूछा जा सकता है कि वोलेटाइल सब्सटेंस से आप क्या समझते हो, तो बोलोगे कि वैसे सब्सटेंस जिसका वेपर बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, तो उसको वोलेटाइल सब्सटेंस बोलते हैं। वाटर का वेपर बनता है, मिथेनॉल, इथेनॉल, बेंजीन, ये सबके वेपर बनते हैं, तो ये सारे कैसे सब्सटेंस हो गए, वोलेटाइल सब्सटेंस हो गए। और नॉन वोलेटाइल किसको कहते हैं, तो नाम से समझ में आ रहा है कि नॉन वोलेटाइल किसे कहते हैं। तो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस से आप क्या समझते हैं बताइए। तो वैसे सब्सटेंस जिनकी कोई टेंडेंसी नहीं होती वेपराइज होने की, जो वेपराइज होना ही नहीं चाहते हैं। वैसे तो वेपराइज सब लोग होना चाहते हैं, सॉलिड्स भी वेपराइज होना चाहता है, लिक्विड भी चाहता है, लेकिन सॉलिड्स की टेंडेंसी काफ़ी कम होती है और इसीलिए उसको मान लिया जाता है कि नॉन वोलेटाइल नेचर का है। क्योंकि आप जानते हो कि सॉलिड्स में काफ़ी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, उसके मॉलिक्यूल काफ़ी पास पास सटे होते हैं और उनमें कोई भी इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस खाली नहीं होता है, तो वो सेपरेट नहीं होते हैं ना, इसीलिए अब काफ़ी पास पास होते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन काफ़ी ज़्यादा होता है, अतः वेपराइज होने की टेंडेंसी बहुत कम शो करते हैं और यही वजह है कि उनको नॉन वोलेटाइल की कैटेगरी में रखा जाता है। तो याद रखना इस बात को। अब वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है, अभी मैंने बताया था कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो वेपर प्रेशर बढ़ेगा। तो ध्यान रखना कि कैसे आखिर वेपर प्रेशर बढ़ता है, इसको क्लॉसियस क्लैप्रियन नाम के साइंटिस्ट ने बताया था। और क्लॉसियस क्लैप्रियन ने एक इक्वेशन दिया था, उस इक्वेशन को ज़रा हम समझते हैं और इसके बाद हम लोग को पता चलेगा कि वेपर प्रेशर टेम्परेचर के साथ कैसे बदलता है। मतलब अगर आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो वेपर प्रेशर कैसे चेंज करेगा। तो इक्वेशन को याद कर जाइएगा आप लोग, DLN/Vp, Ln नेचुरल लॉग है। जो बच्चे पहली बार पढ़ रहे हैं, मेरे से जो पढ़े हैं वो तो जान रहे हैं कि Ln क्या होता है और लॉग क्या होता है, लेकिन जो बच्चे नहीं जानते हैं वो देखेंगे LN/Vp, Ln लॉग का नेचुरल लॉग को कहते हैं। तो D मैंने डिफ्रेंसिएशन वाला D है, तो DLN/Vp/dt, dt डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में, बराबर डेल्टा H वेपराइजेशन बाई RT स्क्वायर। R गैस कांस्टेंट है बाबू, T टेम्परेचर है और ये T टेम्परेचर केल्विन में ले रहे हैं, कैपिटल T तो केल्विन में, स्मॉल t तो डिग्री सेल्सियस में। तो आप देखो जरा DLN/Vp, तो यहाँ से आप लोग क्या लिख सकते हो, तो यहाँ पे DLN/Vp/dt बराबर डेल्टा H वेपराइजेशन बाई RT स्क्वायर। अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर देता हूँ, यहाँ के बाद सीधा आप लोग यहाँ आ जाइएगा, तो DLN/Vp को इंटीग्रेट कर दिया तो डेल्टा H वेपराइजेशन बाई R और 1/T स्क्वायर को रहने दिया और उधर से dt इधर ले आ दिए। तो तुम लोग को पता है 1/T स्क्वायर dt का क्या करोगे इंटीग्रेशन, तो t के पावर -2 ना हो गया जी, t के पावर -2 dt, तो बोलो t के पावर -2 + 1 अपॉन में -2 + 1, और तो ये तुम्हारा हो जाएगा 1/t, और इनडेफिनिट है ये इंटीग्रेशन तो प्लस के आएगा। तो अब बताओ DLN/Vp का तो LN/Vp हो गया, डेल्टा H वेपराइजेशन बाई R तो वही रह गया, और 1/T स्क्वायर dt का इंटीग्रेशन 1/T आया और प्लस के रहेगा। अगर हम लोग LN/Vp और 1/T में ग्राफ खींचने की कोशिश करें तो LN/Vp को y एक्सिस पे रखते हैं और 1/T को x एक्सिस पे रखते हैं, तो y बराबर ये -mx + c का ग्राफ हो जाएगा, जो कि स्ट्रेट लाइन है। और स्ट्रेट लाइन कैसा है, इसका स्लोप है तो निगेटिव स्लोप है, तो एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो इस तरह का एक ग्राफ बनाएंगे इसके बीच में। देखो बाबू, जिन लोगों को बात समझ में नहीं आ रही हो, भारी लग रहा हो, आप जरूर कमेंट कीजिए, मेरे पे फ़ोन कीजिए, नंबर वहाँ दिया रहता है डिस्क्रिप्शन में। नहीं समझोगे यार तो मैं फिर क्या कर सकता हूँ, थोड़ा सा लेवल तो पढ़ाना पड़ेगा। तो 2 बार 3 बार आप देखिए वीडियो को, नहीं समझ में आता है तुरंत कॉल बैक कीजिए, ठीक है, नोट कीजिए।
चलो तो क्लॉसियस क्लैपेरियन इक्वेशन से हमको ये इक्वेशन डेराइव हुआ ln Vp बराबर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर इंटू 1/T प्लस के। अब इस इक्वेशन को हम लोग दो टेम्परेचर पे लेके चलते हैं और यहाँ से हम लोग को वेरिएशन पता चलेगा कि टेम्परेचर के साथ वेपर प्रेशर का वेरिएशन किस तरह से होता है। मान लो कि T बराबर जब T1 था तो वेपर प्रेशर का वैल्यू P1 था, तो हम लोग इक्वेशन को लिखते हैं, अगर Vp की जगह P1 लिख दिया तो ln P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर इंटू 1/T1 प्लस के। एकदम सिंपल है, ध्यान दोगे आप लोग। तो कर दिया हमने, T बराबर T2 पे Vp बराबर P2 है, तो बताओ ln P2 बराबर माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर, बदलने वाला 1/T2 प्लस के। एकदम इत्मीनान से देखते जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने क्या किया, Vp की जगह P1 कर दिया और टेम्परेचर की जगह T1 कर दिया, फिर Vp की जगह P2 कर दिया और टेम्परेचर की जगह T2 कर दिया। तो अब देखो ये दो इक्वेशन मेरे पास आ गए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। जब इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को हम घटाएंगे तो लिखेंगे ln P2 माइनस ln P1 इक्वल टू माइनस डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर इंटू T2, और 1/T2 को T2 साथ में ले लेंगे और माइनस कर रहे हैं ना, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर T1 और के कैंसिल हो जाएगा। तो देखो जी, लॉग की प्रॉपर्टी होती है कि अगर दो नंबर को घटाया जाए लॉग में लेकर के तो वो डिवाइड में आ जाता है। तो ln P2 माइनस ln P1 को ln P2 बाई P1 लिख सकते हैं, और बाकी डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर इसको हम पहले ले लेते हैं, इसको बाद में। तो डेल्टा एच वेपराइजेशन बाई आर दोनों में कॉमन है, तो 1/T1 माइनस 1/T2। अब ln को log में अगर बदलना है तो ये एक तरीका है, सीख लीजिए आप लोग। log P2 बाई P1 लिखेंगे और डेल्टा एच अपॉन में 2.303 R इंटू 1/T1 माइनस 1/T2। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये रिएक्शन है, ये इस फार्मूला को याद कर जाइए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह काम आएगा। जैसे मान लीजिए P2 की जगह Kc2 भी ले सकते हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट भी ले सकते हैं, Kp2 भी ले सकते हैं, Vp2 भी ले सकते, वेपर प्रेशर भी ले सकते हैं, KSP सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट भी ले सकते हैं, एक ये डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ एसिड भी ले सकते हैं, KH भी ले सकते हैं, KW भी ले सकते हैं। तो ये फार्मूला हर जगह चेंज होते रहेगा, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं है। आप P2 के जगह चाहे तो कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो चलो बहुत थ्योरी पढ़ लिए, अब कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन एक जरा ध्यान दीजिए आप लोग। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर required to saturate volume of vessel 82 liter and 300 Kelvin. Vapor pressure of water at 300 Kelvin is 38 bar. देखो जी, क्वेश्चन पूरा समझ लो अच्छे से आप लोग। अमाउंट ऑफ वाटर आपको निकालना है जो कि सैचुरेट कर दे। सैचुरेट करने का मतलब आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लो कि वेपर प्रेशर जिस टाइम पे आएगा उसी टाइम को सैचुरेशन टाइम बोलेंगे या इक्विलिब्रियम टाइम बोलेंगे। तो कितना वाटर मेरे को चाहिए ताकि ये इक्विलिब्रियम टाइम पे जा सके, हमें वेपर प्रेशर दे सके। तो देखो क्वेश्चन ने वेपर प्रेशर ऑलरेडी दे रखा है, तो मैंने आपको बताया भी था कि वेपर प्रेशर इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पार्शियल प्रेशर। तो आपको एक डाटा यहाँ से मिल गया। अब जिन बच्चे को नहीं पता है वो जान लो कि 760 टॉर वो होता है 1 ATM के बराबर। 760 टॉर कितने के बराबर होता है? 1 ATM के बराबर होता है। तो अब बताओ यहाँ कितना 38 टॉर दिया है, तो 38 टॉर को आप बदल दीजिए ATM में, तो 38/760 होगा बाबू। तो 38 दूनी 76, मतलब 1/20 ATM हो गया। अब देखो ना, हम लोग को P मैक्स का वैल्यू मिल गया 1/20 ATM। अब बताओ, कंटेनर मेरे पास अवेलेबल है, जिस कंटेनर में पानी रखा हुआ है और उसी में वेपराइजेशन और कंडेंसेशन दोनों घटनाएं हो रही हैं, और इक्विलिब्रियम पे भी पहुंचा है सिस्टम, क्योंकि ये तुम्हारा वेपर प्रेशर दिया है और वेपर प्रेशर इक्विलिब्रियम टाइम पे ही आता है। तो आपको पता है, आप लोगों ने, मैंने बोला था कि वेपर को आप आइडियल गैस मान सकते हो, तो आप यहाँ पे भी लगा लो आइडियल गैस इक्वेशन, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो देखो जी, प्रेशर मिल गया है 1/20, वॉल्यूम हमको पता है 82 लीटर, और nRT n की जगह गिवन मास बाई मोलर मास, तो गिवन मास बाई मोलर मास कर लेंगे n, और r की जगह 0.0821 कर लो, और टेम्परेचर की जगह 300 केल्विन दिया है तो 300 कर लो। तो आप यहाँ से n निकाल सकते हो।
चलो नोट करो। तो यहाँ से आप लोग n निकाल लो। n की जगह क्या लिखोगे? तो n इज इक्वल टू बोलो तो 82 अपॉन में 20 इंटू 0.0821 इंटू 300। अब n निकल जाए तो n की जगह आप लोग रख सकते हो W/m, गिवन मास बाई मोलर मास। इसको सॉल्व करोगे तो 82 इंटू इसके जगह पे पॉइंट हटाना चाहते हो तो 1 2 3 4 जीरो ले लो, और अपॉन में 20 इंटू 821, और इधर से ये हो जाएगा 300। तो देखो दिमाग अगर है तुम्हारे पास तो एक जीरो को इधर खिसका लोगे अगर, तो जीरो तुम्हारा इधर आएगा तो 820 और 821 लगभग कट जाएगा, दोनों कटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कर लो डायरेक्ट। तो देखो, और यहाँ m का वैल्यू कितना लेंगे? 18 लेंगे, क्योंकि वाटर पूछ रहा है। तो लिखता है यहाँ पे W/18 इज इक्वल टू, इधर एक जीरो ले जा रहा हूँ मैं, तो 820 इंटू 1000, और 1000 क्या करना है यार, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दो सीधा। तो अब देखो एक जीरो तो मैं इधर ले आया हूँ और एक जीरो यही रहने दो, 820 गुना 10 कर रहा हूँ, ध्यान से समझोगे। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल कर दिया हूँ, एक जीरो इधर ला दिया हूँ, तो एक जीरो बचा है, और अपॉन में 20 इंटू 821 और इंटू 3। अब देखो लगभग ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, ये जीरो से जीरो ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये 3 से कट जाएगा, 3 छक 18, ये 6 टाइम्स कटेगा, और ये 2 से ये 6 कटेगा 3 बार में, तो W बराबर 3 ग्राम। देख सकते हो 2 3 जा 6। तो दिमाग है तो लगा सकते हो यार, 3 ग्राम वेट आ रहा है, नोट करो।